नमस्कार साथियों, मैं आलोक कुमार तिवारी आप सबका पुनः एक बार जोरदार स्वागत अपने इस प्लेटफॉर्म इफेक्टिव फ्लाइंग पर करता हूं। आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सब एक बार इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सबके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे कुछ वीडियोस लेने के लिए आ जाता हूं। आपकी क्लासेस कंटिन्यू करने के लिए, एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कराने के लिए मैं कुछ ऐसी क्लासेस लेकर आपके बीच में आ रहा हूं जहां पर आपको छोटी छोटी कन्फ्यूजन होती है। परसेंटेज के चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया था अपनी क्लास। तो आज आप देख रहे हैं कि हमने परसेंटेज के 8th लेक्चर कंप्लीट कर दिए। उनमें हमने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है जो हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहे होते हैं। आज भी उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। हम बाद में आपको ये दिखाएंगे कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लास्ट क्लास में अटेंड करेंगे। परसेंटेज जब कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को दिखाऊंगा कि किस तरीके इन्हीं मेथड के थ्रू आप वहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। प्रश्नों के 15 से 20 सेकंड का भी टाइम आपको नहीं लगना था। कुछ प्रश्न ऐसे जो आप ओरल कर सकते हो, कुछ प्रश्नों में टाइम लगेगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की एक क्लास फिर उन्हीं परसेंटेज पर लिया है और यहाँ भी मैं आपको 10 to 15 क्वेश्चंस कराऊंगा और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं। अच्छे क्वेश्चंस को मैंने चूज़ किया है। मैंने देखा है कि ये क्वेश्चंस कई एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो आप सब ज़रूर कोशिश करिए कि पूरा सेशन कम्प्लीटली देखिए और अगर अच्छा लगे तो जिन बच्चों को इस क्लास की ज़रूरत हो, जो छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। देखिए, चूँकि एक फ्री ऑफ कास्ट है, आपका एक शेयर उन बच्चों के लिए एक क्वेश्चंस एग्ज़ाम में उनका मार्क्स अपडेट करेगा। ठीक है, तो चलो आज चलते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम परसेंटेज को और अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपकी परसेंटेज की क्लास 9 होगी। परसेंटेज 9th लेक्चर। अभी परसेंटेज के मैं कम से कम 2 से 3 लेक्चर और अटेंड करूंगा, जहां पर हमें कई टाइप की प्रॉब्लम्स बची हुई हैं जो हर एग्ज़ाम में आती हैं, उनको सॉल्व कराना है। उसके बाद मैं एक 2 to 3 आवर्स का एक ऐसी क्लास रखूँगा जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर में, मैं उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, और इन्हीं मेथड के थ्रू, जो मेथड मैंने आपको सिखाया है, इसी मेथड की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ें कितनी आसानी से हो जाती हैं। कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। देखिए, अपना वे चेंज करिए, पढ़ने का तरीका बदलिए। हम उसी पुराने पैटर्न पे हैं, बट एग्ज़ाम का पैटर्न बदल चुका है। तो आप सब भी अपने पैटर्न को चेंज करिए, कोशिश करिए कि आप बदल जाइए ज़रूर। ठीक है, चलो आज का सेशन भी वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1, a man loses 12.5% of his money after spending 70% of the remainder. 70% of the remainder he is left with rupees 210. How much had he at first? How much had he at first? ठीक है, अब आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अ मैन लॉसेस 12.5% ऑफ हिज मनी। एक
आदमी है जिसके पास कुछ पैसा है, उस पैसे का कितना परसेंट लॉस कर दे रहा है? 12.5%। आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ द रिमाइंडर ही इज लेफ्ट विथ ₹200। एक आदमी है जिसने अब उसके पास जितनी भी मनी है, जितना उसके पास पैसा है, उसका सबसे पहले 12.5% वो क्या कर देता है? लॉस कर देता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? स्पेंडिंग 70% ऑफ द रिमेनिंग। सबसे पहले 12% लॉस करने के बाद उसके पास जो रिमेनिंग बचता है उसका 70% वो क्या कर देता है? खर्च कर देता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके पास 210 रुपये बच जाते हैं। तो बताइए कि शुरू में उसके पास कितना पैसा था, यही आपको बताना है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम मान के चलें कि हमारे जेब में 100 रुपये था, 100 रुपये का मैंने 12.5% पहले ही खर्च कर दिया, तो जो बचेगा उसका भी 70% खर्च कर दिया, तो जेब में जो कुछ बचा वो क्या है? 210 है। तो ऐसे कुछ भी तो हम कंसीडर कर लेते हैं सलूशन। मान लेते हैं इनिशियली या फर्स्ट उसके पास कितना है? X रुपीज़ उसकी पॉकेट में होगा या उस आदमी के पास X रुपीज़ हैं। ठीक है, सपोज मैन हैव X रुपीज़ फर्स्ट। माना कि आदमी के पास शुरुआत में X रुपये थे, तो आप सबको पता है क्या कि 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा? 1/8। और 70% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सबको पता है 7/10। देखिए अगर उसके पास 8 था तो उसमें 1 क्या कर दिया? उसने लॉस कर दिया, तो क्या बचा? 7/8। 10 था तो उसमें से 7 उसने स्पेंड कर दिया, तो बचा क्या? 3/10। समझ गए? तो अगर उसके पास इनिशियली X है, शुरुआत में उसे X था, तो उसके बाद उसने कितना स्पेंड किया? 1/8। 8 इनिशियल था, 1 एक्सपेंड कर दिया, तो क्या बचा? 7/8। फर्स्ट सिचुएशन जब उसने 12.5% क्या कर दिया? लॉस कर दिया। इतना लॉस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो रिमेनिंग होगा। रिमेनिंग का भी उसने 10/7, 10 अगर टोटल रहा होगा तो उसमें 7 लॉस कर दिया, तो बचा क्या? 3/10। ओवरऑल उसके पास बच रहा है 210। क्या बचा? 210। अब इसको सॉल्व कर लो। ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हैं, उस साइड ट्रांसफॉर्म होंगे तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो x = 210 इंटू 8 इंटू 10/21। तो 21 10 जा 210, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 800। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई? 800 रुपीज़। मतलब शुरुआत में उसके पास कितना रुपए था? 800 रुपये थे। समझ गए? यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ पैसा था, उस पैसे पर उसने 12% लॉस कर दिया। लॉस करने के बाद जो कुछ रिमेनिंग बचा उसका 70% उसने और खर्च कर दिए। खर्च करने के बाद उसके जेब में बचते हैं 210 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था। तो आसानी से सॉल्व किया। तो x की वैल्यू, x हमने क्या मान लिया कि स्टार्टिंग में उसके पास X रुपीज़ उसकी पॉकेट या उसके पास रहा होगा। तो नोट कर लो, समझ गए? अ मैन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम, 50% ऑफ हिज इनकम, 50% of his income in board and loading. %20 of the remaining in other personal, 20%
of the remaining in other personal necessities and 25% of the rest in charity, and 25% of the rest in charity. Find his income. Find his income if he is left with rupees 4200. ठीक है, कह रहा है कि अ मैन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कमाई का 50% बोर्ड एंड लॉगिंग में क्या कर देता है, एक्सपेंड कर देता है। बोर्ड एंड लॉगिंग इसमें क्या कर देता है, एक्सपेंड कर देता है। अब 50% एक्सपेंड करने के बाद जो रिमेनिंग बचता है उसका भी 20% अदर पर्सनल नेसेसिटीज में क्या कर देता है, एक्सपेंड कर देता है। फिर एंड 25% ऑफ द रेस्ट, उसके बाद भी जो कुछ बचता है उसका 25% चैरिटी में दे देता है। फाइंड द इनकम इफ ही इज लेफ्ट विथ रुपीज 4200, कह रहा है कि उसकी इनकम बताइए कितनी रही होगी यदि उसके पास लास्ट में इन सभी प्रोसेस को करने के बाद 4200 रुपीज़ बचते हैं। सबसे पहले उसने 50% अपनी इनकम का बोर्ड एंड लॉगिंग में क्या कर दिया, दे दिया। फिर उसके बाद जो कुछ बचा उसका 20% पर्सनल नेसेसिटीज़ में खर्च कर दिया। फिर उसके बाद जो कुछ बचा उसका 25% चैरिटी में दे दिया। फिर लास्ट में उसके पास बचते हैं उसकी पॉकेट में 4200 रुपीज़। तो आपको बताना है स्टार्टिंग में उसके पास कितने थे। चल सोल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कि उसकी इनकम, लेट्स मैन्स इनकम फर्स्ट बी x रुपीज़, रुपीज़ x। मैंने मान लिया कि उस व्यक्ति की स्टार्टिंग में इनकम x रुपीज़ रही होगी। तो सबसे पहला 50%, तो आप सबको 50% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि 1/2, तो 2 रहा होगा तो 1 उसमें से खर्च कर दिया, तो क्या बचा, अब भी 1 बचा, 1/2 ही बचा। सेकंड सिचुएशन में 20%, तो 20% मीन्स 1/5, तो 5 में 1 खर्च करेगा तो 4/5 रिमेनिंग होगा। और लास्ट में 25%, ये क्या आपका 1/4, तो 4 में 1 खर्च करेगा तो 3/4। तो यक्स थे, यक्स का पहली सिचुएशन में 2 में से 1 खर्च कर दिया तो क्या बचा, 1/2, ये रिमेनिंग हुआ। इस रिमेनिंग का भी उसने 20% खर्च कर दिया, तो 5 में 1 खर्च कर दिया तो बचा 4, कितने पे, 5 पर। अब जो रिमेनिंग बचेगा, अब ये सेकंड टर्म में रिमेनिंग हो गया, तो यहाँ तक रिमेनिंग बचा, उस रिमेनिंग का भी 25% खर्च कर दिया, तो 4 में 1 खर्च किया तो बचा क्या, 3/4। तो ओवरऑल उसके पास बचते हैं 4200 रुपीज़। लास्ट में उसके पास क्या बचते हैं, 4200 रुपीज़। इस 4 से ये 4 हो गया कैंसिल। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x इज इक्वल टू हो गया 4200 इंटू 10/3, ठीक है, ये आपका 14 आ गया, ठीक है, 1400 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई, तो भैया x इज इक्वल टू क्या हो गया, 14000। तो मतलब उसके पास, उसकी पॉकेट में इनिशियली इनकम कितनी रही होगी, 14000 रुपीज़। कितना रहा होगा, 14000 रुपीज़। ऐसे प्रश्नों को आप समझ गए होगे ना। स्टार्टिंग में पहले 50%,
तो x माना उसका 50%, 2 में 1 खर्च कर दिया तो भी क्या बचा 1/2। फिर रिमेनिंग इसको निकल गया, रिमेनिंग बचा, उस रिमेनिंग का 5 में 1 खर्च किया तो बचा क्या 4/5। फिर जो रिमेनिंग बचेगा उसमें 4 में 1 खर्च करेगा तो क्या बचेगा 3/4। ओवरऑल उसके पास बच कितना रहा है 4200। तो आप आसानी से कर लोगे। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। पंकज एंड चंदन डिपॉजिट्स ₹1200 in a common fund। ठीक है, 20% of the initial amount taken by Pankaj and 40% of the remaining amount is taken by Chandan, and 40% of the is taken by Chandan। How much is left in the common fund? ठीक है, कह रहा है कि पंकज और चंदन ने 1200 रुपये किसी कॉमन फंड में क्या कर दिया, जमा कर दिया। पूरा उसने दोनों ने मिल करके कितना जमा किया है 1200 रुपीज़। उस 1200 रुपीज़ का 20% जो जमा था 1200, उसका 20% किसने ले लिया, पंकज ने ले लिया। पंकज के लेने के बाद 20% जब पंकज ने ले लिया तो उनके लेने के बाद जो अमाउंट बचा उस अमाउंट का 40% किसने ले लिया, चंदन ने ले लिया। तो अब बताओ लास्ट में उस कॉमन फंड में कितना अमाउंट बचा है। लास्ट में आपको क्या बचाना है, रिमेनिंग अमाउंट। तो बेहतरीन यार, आसान सी प्रॉब्लम है। देखो आपको समझना होगा कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। 20% मीन्स 1/5। तो 5 में 1 लिया तो बचा कितना 4/5, 4/5 बच गया। अब दूसरा क्या हो, सेकेंड सिचुएशन 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 21/5, तो 42/5, तो 5 था उसमें से 2 ले लिया, बचा क्या 3। तो हम अगर यहाँ पे डाइट करें रिमेनिंग अमाउंट इन कॉमन फंड, अगर मैं कॉमन फंड में रिमेनिंग अमाउंट की बात करूं तो टोटल अमाउंट है 1200 रुपीज़। उस अमाउंट का सबसे पहले 20% पंकज ने लिया तो 5 में 1 लिया तो बचा कितना 4/5 बच गया। एक तो ले गया ना, तो बचा कितना 4/5। अब जो कुछ बचा है उसका 40% कौन ले रहा है, चंदन। चंदन के पास 5 में से 2 लिया तो बचा कितना 3/5। तो सॉल्व करो तो कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10, 2 5 4 जा 20, 240। इस 5 से कैंसिल करो, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, 48। तो लास्ट में 48 × 12
6, 12 4 जा 48, 48 और 9 57। तो ₹576 क्या हुआ, कॉमन फंड अकाउंट में बचा हुआ है। कॉमन फंड अकाउंट में ₹576 बच गया। समझ गए ना। देखो 1200 रुपये थे, 20% किसने लिया, पंकज ने, 5 में 1 ले गया पंकज, तो बचा कितना, 4/5। तो 1200 का 4/5 निकाल लिया तो ये बचा हुआ अमाउंट हो गया। इस बचे हुए अमाउंट का 40% किसने लिया, चंदन ने। चंदन ने 5 में 2 ले लिया तो बचा कितना, 3/5। तो टोटल बचा हुआ अमाउंट निकल आएगा। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना। प्रॉब्लम नंबर 4 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 पर a man loses 25% of his income, 25% of his income after spending and after spending 75% of the remainder how much is he left with if initial money is rupees 3200। ठीक है। कह रहा है कि एक आदमी है जिसने अपनी इनकम का या अपनी इनकम का 25% क्या कर देता है, लॉस कर देता है, और उसके बाद जो कुछ रिमेनिंग बचता है उसका 75% इनकम एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर, बचे हुए का भी 75% तो क्या कर देता है, लॉस कर देता है। हाउ मच ही इज लेफ्ट, उसके पास कितना अब बचा हुआ है, जबकि उसके पास शुरुआत में 3200 रुपीज़ था। कितना है, 3200 रुपीज़ स्टार्टिंग में। तो बेसिकली वही कंसीडर कर लूँ तो मनी लेफ्ट, जो मनी बचा हुआ है, मनी लेफ्ट मीन्स आदमी के पास जो पैसा बचा हुआ है। देखो उसके पास है टोटल 3200 रुपीज़ टोटल है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 में 1 खर्च कर दिया तो बचा क्या, 3/4। 3/4 बचा, उस 3/4 का भी 75% खर्च कर दे रहा है। 25 का 3 गुना तो ये हो जाएगा 3/4 ना, 25 का 3 टाइम्स है तो इसका भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 में 3 खर्च कर दिया तो बचा क्या, 1/4। ठीक है। तो 4 चौक 16 दूनी 32, तो ये कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, कैंसिल हो गया। तो ये आपका रुपीज़ उसके पास कितना बचा है, 600 रुपये। कितना बच गया, 600 रुपये। तो उस आदमी के पास कितना रुपये अब बचा हुआ है, 600 रुपये। यार ये एक लाइन का प्रॉब्लम था। चले आगे बढ़े, नोट कर लो। प्रॉब्लम नंबर 5 पे आते हैं।
देखो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप लोग प्रैक्टिस करते रहना है ना। अ मैन डिपॉजिटेड a man deposited 50% of the initial account of the initial amount to his locker and again after some time he deposited 20% of the increased amount, 20% of the increased amount. Now the amount becomes rupees 18,000. How much was the initial amount? ठीक है, देखो कह रहा है कि कोई एक आदमी है जो 50% ऑफ हिज इनिशियल अमाउंट, कह रहा है कि अ मैन डिपॉजिटेड 50% ऑफ द इनिशियल अमाउंट टू हिज लॉकर। एक आदमी बैंक में जाता है और लॉकर में अपने इनिशियल अमाउंट का 50% क्या कर देता है, जमा कर देता है। एंड अगेन आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद वो जो इंक्रीज्ड अमाउंट होता है, जैसे बैंक में आपने जमा किया तो 50% जमा करने के बाद जो अमाउंट इंक्रीज हुआ उस इंक्रीज अमाउंट का 20% और जमा कर देता है। ठीक है, 20% और जमा कर देता है। ऐसा करने के बाद उसके अकाउंट में लॉकर में लास्ट में 18,000 रुपीज़ हो जाते हैं। तो बताइए इनिशियल अमाउंट उसका कितना रहा होगा, शुरुआत में उसके पास कितने इनिशियल अमाउंट रहे होंगे। ठीक है, जो इनिशियल था उसका 50% और बढ़ा के जमा करता है, फिर क्या करता है लास्ट में फर्दर 20% और बढ़ा देता है। ठीक ना, तो ऐसा करके लास्ट में उसके अकाउंट में बचता है टोटल 18,000। क्या बचता है, 18,000 रुपीज़ होते हैं। चलो सोल्यूशन देखते हैं। लेट द इनिशियल अमाउंट बी रुपीज़ x। मैंने मान लिया कि उसके पास x रुपये इनिशियल रहा होगा। देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो 1/2। 2 था तो एक और बढ़ा करके जमा करता है। क्या करता है, एक और बढ़ा करके जमा करता है। तो x था, x में पहली बार 50% ज़्यादा जमा किया तो 2 में 1 बढ़ा दिया तो 3/2 हो गया। ठीक है, फिर सेकंड सिचुएशन में जो अमाउंट अब हो गया 50% ज़्यादा जमा करने के बाद उसका 20% और इंक्रीज कर देता है। तो 20% मतलब 1/5, तो 5 में 1 ज़्यादा किया तो कितना हो गया 6/5। इस तरीके उसके अकाउंट में टोटल हो जाते हैं 18,000 रुपीज़। कितना हो जाता है, 18,000 रुपीज़। तो शुरुआत में कितना रहा होगा, सॉल्व कर लो, ट्रांसफॉर्म कर लो। x = 18,000 इंटू 10/18 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 18 ये आपका 1000 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई, x = रुपीज़ 10,000। तो उसके पास इनिशियली उसके अकाउंट में कितना पैसा रहा होगा, 10,000 रुपये। समझ गए। देखो मैंने मान लिया कि उसके पास इनिशियल में शुरुआत में लॉकर में जब गया होगा तो उसने x रुपये उसके पास थे, तो उस x का उसने 50% बढ़ा करके लॉकर में डाल दिया। जितना उसके पास पैसा था उसका 50% बढ़ा करके लॉकर में डाल दिया।
ये प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपने लॉकर में जमा करता है, जितना उसके पास पैसा होगा उसका 50% इंक्रीज करके जमा कर देता है। तो मान लेते हैं उसके पास x रुपये रहे होंगे, उसका 50% इंक्रीज करके जमा कर दिया, तो x का 50% जमा किया, का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो इंक्रीज किया तो 2 थे, उसमें एक इंक्रीज किया तो 3/2। एक बार में जब 50% जमा किया तो इतना उसके अकाउंट में पैसा हो गया। फिर क्या किया, कुछ समय बाद गया और 20% और बढ़ा के जमा कर दिया, तो 5 में एक और बढ़ा दिया तो 6, टोटल उसके पास इतना हो गया। अब उसके लॉकर में कह रहा है नहीं, उसके लॉकर में इतना नहीं, इतना है, तो x की वैल्यू निकलेगी। समझ गए? आसान था ना। आगे बढ़ते हैं। टोटल फ्रैक्शन का ही गेम है। देखो इन सब प्रॉब्लम्स में ना कभी कोई फार्मूला यूज ही ना करो। ऐसा नहीं कि फार्मूले नहीं है, बहुत से फार्मूले हैं जो इन सब को कनेक्ट करते हैं, लेकिन फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 पर आता हूँ। 6 पर a man had rupees 4800 in his locker. In his locker 2 years ago. 2 years ago. In the first year, he deposited 20% of the amount in his locker. In the second year, he deposited 25% of the increased amount in his locker. Find the amount at present in his locker. Find the amount at present in his locker. ठीक है, समझना। कह रहे कि अ मैन हैड रुपीज 4800 इन हिज लॉकर 2 years ago. 2 साल पहले किसी व्यक्ति के, किसी आदमी के अकाउंट में, लॉकर में 4800 रुपीज थे। इन द फर्स्ट ईयर ही डिपॉजिटेड 20% ऑफ द अमाउंट इन हिज लॉकर। कह रहा है कि जितने उसके पास थे उसका 20% उसने क्या किया और बढ़ा करके उस लॉकर में जमा कर दिया। इन द सेकेंड ईयर ही डिपॉजिटेड 25% ऑफ द इंक्रीज्ड अमाउंट। फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट इंक्रीज हुआ उसका भी 25% और बढ़ा करके क्या कर दिया, उसने जमा कर दिया। फाइंड द अमाउंट एट प्रेजेंट इन हिज लॉकर। ठीक है, तो बेसिकली बहुत आसान है। ठीक है, देखो बस डाइट करो, अमाउंट प्रेजेंट इन हिज लॉकर। देखो उसके पास टोटल है 4800 शुरुआत में थे। तो सबसे पहली सिचुएशन क्या है, फर्स्ट ईयर उसने 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 में एक और ज़्यादा करके उसने जमा कर दिया, तो अब जमा कर दिया 6/5 हो गया। समझिए, ये पहली सिचुएशन हो गई फर्स्ट ईयर की।
फिर सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि जो बढ़ा हुआ अमाउंट था, देखो 5 से 1 बढ़ा दिया तो ए इंक्रीज हो जाएगा। अब बढ़ा हुआ अमाउंट का 25%, तो 25% मीन्स 1/4, 4 में एक और बढ़ा के जमा कर दिया, मतलब 5/4। ठीक है, ऐसा हो गया। तो एट प्रेजेंट उसके पास कितना होगा, आप सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 4800 इंटू 30 अपॉन, अरे यार कैंसिल कर लो, 4 से 5 से 5 कैंसिल कर लो, मत करो, 4 1 जा, तो एट प्रेजेंट उसके पास कितना हो जाएगा, 12 6 जा 7200 रुपीज़। बस हो गया, कितना 7200 रुपीज़ उसके अकाउंट में होगा इस समय। समझ गया कि नहीं, बहुत आसान था। अरे यार 4800 लॉकर में था, 20% और बढ़ा के जमा कर दिया, 20% मतलब 5 से 6 कर दिया, तो अब कितना होगा, पहले साल में 4800 का 6/5 ये पहले साल का हो गया। फिर क्या हुआ, पहले साल के बाद जो अमाउंट बचा उसका 25% और बढ़ा के जमा कर दिया, तो 25% की फ्रैक्शन बोलो 4 में एक और बढ़ा के जमा कर दिया, टोटल जमा कितना किया उसने, इतना, कितना उसके अकाउंट में 7200 रुपीज़ हो गए। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम तो आप बेसिकली समझ गए होंगे ना, तो नोट कर लेते हैं, हटा देते, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी प्रॉब्लम्स, इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिखने का कोई मैटर ही नहीं था ना। अब यार एग्जामिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम बची हैं हम लोगों की। और नेक्स्ट आते हैं, अभी मैं प्रॉब्लम नंबर 7 से लास्ट क्लास में, क्लास लेक्चर 8 में कुछ प्रॉब्लम्स मैंने कराई थी पॉपुलेशन बेस्ड पर। उन्हीं पॉपुलेशन बेस्ड पे कुछ टाइप बची रह गई थी जिसको मुझे डिस्कस करना है, तो चलो आज उसको डिस्कस कर देते हैं, ठीक ना। कुछ प्रॉब्लम्स आज ले लेंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर 10 में कंप्लीट करा देंगे, सॉरी। चलो 7th पे आते हैं। The population of a town is 8000. The population of a town is 8000. It increases by 10%. It increases by 10% during the first year, and by 20% during the second year. What is the population after 2 years? ठीक है, कह रहा है कि किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो है 8000, पहले साल वो 10% इंक्रीज हो जाती है, एंड नेक्स्ट ईयर भी क्या हो जाती है, 20% इंक्रीज हो जाती है, तो 2 साल बाद उस टाउन की पॉपुलेशन क्या होगी। बस आसान है, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years देखना क्या होगा। 8000 इनिशियल पॉपुलेशन था, पहले साल 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से क्या हो जा रही, 11 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो 11/10 ये पहले साल के बाद वाला हो गया। फिर सेकेंड सिचुएशन में 20% इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स 1/5, 5 से 1 इंक्रीज हुआ तो 6/5 हो गया। सॉल्व कर लो, एक 0 से 1 0 कैंसिल करो, 5 1 जा, 5 6 जा, 160, तो ये आपका हो जाएगा 160 इंटू 66, 160 इंटू 66, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 10,560, 10,560। मतलब
10,560 व्यक्ति हो जाएंगे। 8,000 से बढ़ कर के कितने हो जाएंगे? 10,560 2 साल बाद। आसान था। देखो इनिशियली 8,000 था, पहले साल 10% बढ़ गया तो 10 से 11 हो गया। 8,000 का 11/10 निकाल लिया तो पहले साल का हो गया। फिर पहले साल में भी पहले साल के बाद 20% बढ़ गया सेकंड ईयर, तो 5 से 6 हो गया। तो पहले साल का जो बढ़ा हुआ था उसका 6/5 निकाल लिया, तो हमें क्या बन जाएगा? टोटल 2 साल बाद उस टाउन की पॉपुलेशन क्या रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000. The population of a town is 10,000. It increases by 10% during the first year. and during the second year it decreases by 20%, and third year it increases, and again कर देना चाहिए। चलो, and third year it increases by 30%। What is the population after 3 years? ठीक है, कह रहा है कि किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 है। पहले साल 10% बढ़ती है, दूसरे साल 20% कम होती है, तीसरे साल फिर 30% बढ़ जाती है। तो ऐसे करके 3 साल बाद उस टाउन की पॉपुलेशन क्या होगी। आसान था। देखो एक लाइन का प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। देखो कुल कितनी पॉपुलेशन है? 10,000। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। पहले साल इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज है तो 10 से 11 हो गया तो 11/10। दूसरी सिचुएशन डिक्रीज होता है, 5 से 1 कम हो जाएगा तो 4/5। तीसरी सिचुएशन में फिर इंक्रीज होता है तो 10 से 3 इंक्रीज होगा तो 13/10। 1 0 से 1 0, 2 0 कैंसिल कर दो, 5 दूना 10 तो बचा 20। तो 20 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 13 ऐसा करके सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 11,440। कितना हो जाएगा? पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स 11,440। करेक्ट। चलो प्रॉब्लम नंबर 9। ड्यूरिंग 1 year the population of a locality increases by 5%, increases by 5%, but during
the next year it decreases by 5%. It decreases by 5% if the population at the end of the second year was 7,980. Find the population at the beginning of the first year. At the beginning of the first year. आपसे यही जानना चाह रहा है। कह रहा है कि ड्यूरिंग 1 ईयर, एक साल में, द पॉपुलेशन ऑफ लोकेलिटी इंक्रीजेज बाई 5%। पहले साल क्या होता है कि जो लोकेलिटी की पॉपुलेशन होती है 5% बढ़ती है, एंड द नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीजेज बाई 5%, और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाती है, ये डिक्रीज हो जाती है 5%। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इट वाज 7,980। 2 साल बाद उसकी लोकेलिटी की जो पॉपुलेशन होती है वो 7,980। फाइंड द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। कंसीडर कर लेते हैं भाई कि consider the population of locality at beginning is x। ठीक है, तो x है, x में पहली बार 5% क्या होती है, पहली बार 5% इंक्रीज होती है। तो 5% मीन्स 1/20, तो 20 से 21 हो जाती है, 21/20। सेकेंड सिचुएशन में 5% डिक्रीज होती है, तो ये हो जाएगा 19/20 विच इज इक्वल टू व्हाट, 7,980। तो x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू 7,980 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 19। इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका हो जाएगा 8,000। कितना हो जाएगा, 8,000। तो 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन, उस लोकेलिटी की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, 8,000। कितनी हो जाएगी, 8,000। सही है। चलो लास्ट प्रॉब्लम नंबर 10 पे आते हैं, समझ गए ना। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8,000। प्रॉब्लम नंबर 10, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8,000। इट डिक्रीजेज बाई 10% during the first year, year 15% during the second year, and 20% during the third year. What will be the population after 3 years? What will be the population after 3 years? ठीक है,
देखो 3 साल बाद कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 8000। किसी टाउन की पॉपुलेशन क्या है 8000 है। पहले साल 10% डिक्रीज होती है, दूसरे साल 15% डिक्रीज होती है, तीसरे साल 20% डिक्रीज होती है। तो बताओ कि 3 साल बाद उस टाउन की पॉपुलेशन क्या होगी। बहुत आसान सी प्रॉब्लम है यार। देखो पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, देखो ओवरऑल कितनी है, टोटल है 8000। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 में 1 कम हुआ तो बचा कितना 9/10। 15% तो क्या हो जाएगा 10 का 5 का 1/20, तो 15 का 3/20 ना। तो 20 में 3 कम हुआ तो कितना हो जाएगा 17/20। और थर्ड की सिचुएशन क्या है 20%। 20% मीन्स 1/5। तो 5 में क्या होगा 1 कम होगा तो कितना 4/5। अब इसको सॉल्व कर लो। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ए हुआ 40, ए हुआ 8, तो हो गया 8 × 9 × 17 × 4। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4896। 4896 कितना आ जाएगा 4896। समझ गया ना। तो बस आसान सा प्रॉब्लम था, समझ गया ना। 8000 था, 10% कम हुआ तो 10%, 10 में 1 कम हुआ तो 9/10। दूसरे साल क्या हुआ बचे हुए का 20 में 3 कम हुआ तो 17/5, ये 2 साल तक हो गया। तीसरे बचे हुए का तीसरे साल 5 में 1 कम हुआ तो 4/5, तो बच गया। टोटल बचा हुआ कितना 4896। समझ गए। तो अभी 1 से 2 टाइप की प्रॉब्लम बच रही हैं पॉपुलेशन बेस्ड। अब भी आ चुकी थक चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। काफ़ी देर से कर रहा था ना, और अकेले तो बोरिंग महसूस होता है। आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करना है बहुत आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैटर होता है। कोई सामने नहीं है उसके बाद भी ये लेक्चर रिकॉर्ड करना है ना, फील करना होता है कि स्टूडेंट सामने बैठे हैं। तो चलो अब नेक्स्ट सेशन आप सबके लिए हम कल ही ज़रूर लेके आएंगे। तो लेक्चर 10 होगा, इसमें 12 लेक्चर्स होंगे टोटल, और उसके बाद एक लेक्चर होगा 2 से 3 घंटे का, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर्स के आए हुए सभी क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम आपको प्रोवाइड कर सकें। बेसिकली आप सबके माइंड से एक डाउट निकले कि ये जो फ्रैक्शन मेथड है कि ये अच्छा है या ख़राब है। देखा मैंने बहुत जगह फ्रैक्शंस का यूज़ किया है, इन सबको आप ओरल कर पाओगे ना। वैसे 10% भी कर सकते थे तो 100 में 1 कम होता तो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाती, तो यहाँ कैलकुलेशन भी शॉर्ट हो जाती है और आपको सॉल्व करने का तरीका भी एकदम फ्री हो जाता है। तो चलो आप सब अगेन वही काम करना कि चैनल को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना। ठीक है, चलते हैं, आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबको नमस्कार।